जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज 21 दिसंबर 2023 का डेली एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 109th इंडियन साइंस कांग्रेस। तो आपको ये पहले एमसीक्यू में आपको ये बताना है कि 109th इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या डिसाइड की गई है। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, थीम बेस्ड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एडवांसमेंट्स इन ट्रेडिशनल साइंसेस, सेकेंड ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस साइंस, थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और लास्ट ऑप्शन है इनोवेशंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन थे आपके सामने। आपको ये बताना था कि 109th इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या है। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, तो वो 109th इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन साइंस कांग्रेस जनरली जनवरी के मंथ में होस्ट किया जाता है। तो इस बार जो होस्ट करने वाला था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने होस्टिंग राइट से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डाउट हो गया है कि इवेंट जो है होस्ट किया जाएगा, इवेंट होल्ड किया जाएगा या नहीं। तो इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, खैर आपको ये नहीं देखना है कि किसने विड्रॉ किया, किसने राइट्स, ये सब मतलब ये सब चीज़ें नहीं याद रखना है आपको। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी ये इंडियन साइंस कांग्रेस है, कौन सा एडिशन है, तो 109th इंडियन साइंस कांग्रेस है। ठीक है, ये कब फॉर्म हुई थी? थोड़ा स्टैटिक है ये, 1914 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, क्या किस लिए फॉर्म हुई थी? तो साइंटिफिक प्रमोशन इन इंडिया के लिए ये फॉर्म की गई थी। ठीक है, कब फॉर्म की गई थी? 1914 में। ठीक है, और ये किसके अंदर आती है? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है। ठीक है, थीम क्या है 109th आईएससी की, इंडियन साइंस कांग्रेस की? तो इसमें तीन वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ तो ये है ग्लोबल। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? ग्लोबल होना चाहिए थीम में। दूसरी चीज़ क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है? सस्टेनेबल फ्यूचर होना चाहिए। ठीक, इन तीनों वर्ड जिस भी थीम में मिलेंगे आपको, वही थीम आपकी इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए सही होगी। ठीक है, तो आपको पहले ये याद रखना है कि 109th साइंस कांग्रेस होस्ट की जा रही थी, 109th साइंस कांग्रेस होस्ट की जा रही थी। उसकी थीम क्या है? तो थीम वो होगी जिसमें ग्लोबल होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी और सस्टेनेबल फ्यूचर होगा। ये तीन टर्म, ये तीन एलिमेंट होने चाहिए थीम में। ठीक है, तो हम लोग पूरी थीम देख लेते हैं। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ग्लोबल है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और सस्टेनेबल फ्यूचर है। ठीक है, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये किसकी थीम है? तो ये इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम है। ठीक है, ये भी ध्यान देते रहिएगा कि कौन सी थीम किसकी है। ठीक है, अननेसेसरी, वरना कभी कभी रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये आपको ये थीम दी गई है और आपको ये बताना होता है कि किस इवेंट की ये थीम है। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम है। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आपको ये बताना है किस कंट्री के साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एमओयू साइन किया है स्किल्ड लेबर के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, स्किल्ड लेबर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनएसडीसी ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ स्किल्ड लेबरर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर जो इंडिया से जाएंगे उस कंट्री में, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीराट्स और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने सिंगापुर। ठीक है, तो इन चारों में से किसके साथ एमओयू साइन किया गया है? तो साथियों, सऊदी अरेबिया के साथ ये साइन किया गया है। ठीक है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया है, जिसके चलते क्या होगा, जो भी स्किल लेबरर्स इंडिया से जाएंगे उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होगा, वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्किल्ड लेबर्स जो इंडिया के जाएंगे उनको एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे साथियों, इसके लिए एक ट्रिक है। तो याद रखिएगा, स्किल्ड लेबर जो होंगे उनको 100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये दिए जाएंगे, तो SAUDI। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 रुपये दिए जाएंगे। तो 100 रुपये, 100 रुपये कहाँ आता है? तो 100 रुपये देखिए सऊदी अरेबिया में आता है, SAU। ठीक है, 100 की स्पेलिंग है SAU, 100 मत कंफ्यूज हो जाएगा 100 से। ठीक है, कि हमने 100 बताया था, आप पूरे ऑप्शन पे 100 ढूंढे, 100 कहाँ गया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो स्किल्ड लेबर है उनको SAU रुपये मिलेंगे, मतलब 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 100 रुपये मिलेंगे। तो 100 कहाँ है? 100 सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, 100 सऊदी अरेबिया में, उनके नाम में देखिए है ना, SAU। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश नहीं करती है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वॉल्व नहीं है इन पब्लिशिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग द CCPI क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जर्मन वॉच, सेकेंड ऑप्शन है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, थर्ड ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि CCPI के पब्लिशिंग में पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया था, इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इंडिया की कौन सी पोजीशन है, इंडिया की 7th पोजीशन थी, और जो 2023 में इंडिया की 8th पोजीशन थी, ठीक है, 2023 में इंडिया की जो थी 8th पोजीशन थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिया ने कितना रैंक सिक्योर की है, तो 7th पोजीशन इंडिया ने सिक्योर की है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन मेजर करता है, कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन से मेजर करती है, तो पहले तो है जर्मन वॉच, फिर है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और फिर है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो ये तीन जो है, तीन बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को इवेलुएट करती हैं और मतलब पब्लिश करती हैं रैंकिंग्स, ठीक है। कौन कौन सी, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जर्मन वॉच, ठीक है। तो ये तो आप याद ही रख लेंगे कि इसमें तो क्लाइमेट है, इसमें भी क्लाइमेट है, ठीक है। तो दो तो जो है वो क्लाइमेट उनके नाम में ही होगा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होगा ना तो सबसे ज़्यादा जर्म होंगे, ठीक है, जर्म से याद रखिएगा जर्मन वॉच, ठीक है, जर्म से याद रखिएगा जर्मन वॉच, ठीक है। तो CCPI जो है कौन कौन पब्लिश करेगा, एक तो जिसके नाम में क्लाइमेट होगा, ठीक है, जिसके नाम में क्लाइमेट होगी, और प्लस क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, तो जर्म आएंगे तो जर्मन वॉच, ठीक है, जर्म आएंगे तो जर्मन वॉच, ठीक है, जर्म आएंगे तो जर्मन वॉच, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व नहीं है। कौन कौन से इन्वॉल्व है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और क्लाइमेट चेंज होगी तो जर्म आएगा तो जर्मन वॉच जो है इन्वॉल्व है इन पब्लिशिंग ऑफ CCPI, ठीक है। पहली बार कब पब्लिश किया गया था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो 2005 में ये पहली बार पब्लिश किया गया था। तो आप लोग को ये भी देखते रहना है कि कब ये पहली बार पब्लिश किया गया था, ठीक है। अब हम लोग ने देख लिया कि ये इट इज़ पब्लिश बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको कि ये तीन चीज़ें, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। पहली बार कब पब्लिश की गई थी, 2005 में पब्लिश की गई थी। इंडिया की रैंक क्या है, 7th पोजीशन है। लास्ट ईयर 2023 में कितनी थी, तो 8th पोजीशन थी, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब साथियों यहाँ पे CCPI के डायमेंशन से रिलेटेड है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो इवैल्यूएट किया जाता है उनके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं जिन पे वो इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस जो रिपोर्ट बेस्ड होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, या तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाएगी, या आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं जिन पे कंट्रीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है, या थोड़ा सा स्टैटिक पूछ सकते हैं कि पहली बार रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी। और ऑब्वियसली रैंकिंग्स तो पूछते ही हैं कि इंडिया की रैंक क्या है या नंबर 1 पे कौन है, ठीक है। तो ये 4 डायमेंशन होते हैं रिपोर्ट बेसिस या रिपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। तो हम लोग ने अभी रैंकिंग देख ली थी, इंडिया की रैंकिंग थी 8th, ठीक है। और हम लोग ने इंस्टीट्यूशन देख लिया था कौन कौन से इन्वॉल्व है, कौन कौन से इन्वॉल्व थे, तो न्यू क्लाइमेट नेटवर्क इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन वॉच और एक जर्मन वॉच, ठीक है। तो ये तीन जो है 3 इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थे इनकी पब्लिशिंग में। और हम लोग ने ये देख लिया था पहली बार कब पब्लिश की गई थी, तो 2005 में ये पब्लिश की गई थी। तो ये 3 डायमेंशन हम लोग ने पिछली वाली स्लाइड में देख लिए थे। इस स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे कंट्रीज़ को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा एक मेजर मतलब कौन सा एक मेट्रिक नहीं है जो कि CCPI के इवैल्यूएशन में यूज़ होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस मेट्रिक यूज बाय क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, सेकेंड ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है एनर्जी पॉलिसी, और लास्ट ऑप्शन है एनर्जी यूज, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा परफॉर्मेंस मेट्रिक है जो कि CCPI नहीं कंसिडर करती है वाइल इवैल्यूएटिंग कंट्रीज फॉर
द पब्लिशिंग ऑफ CCPI। ठीक है, तो आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर अगर आप सोच रहे हैं बी है तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने ये सब चीज़ें देखी थी कि इंडिया ने सिक्योर किया है 7th पोजीशन। ठीक है, पहली बार कब CCPI मेजर की गई थी, पहली बार कब पब्लिश की गई थी, तो 2005 में पब्लिश की गई थी। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन कौन सी है, ग्रीन हाउस एमिशंस है जिसका 40% है। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी है जिसका 20% है। फिर एनर्जी यूज़ है जिसका 20% वेटेज है। और यहाँ पे एनर्जी पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसी है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसी है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एनर्जी पॉलिसी ऑप्शन में दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसी नहीं, एनर्जी पॉलिसी है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा जीप। ठीक है, जीप। ठीक है, जीप जो है बहुत क्लाइमेट चेंज ला रही है। ठीक है, जीप आप जानते हैं ना, एक मतलब जीप एक व्हीकल है। ठीक है, डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल है, तो ये बहुत ही क्लाइमेट चेंज ला रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जीप की वजह से हो रहा है। ठीक है, यह क्लाइमेट चेंज जो है जीप की वजह से किया जा रहा है। ठीक है, तो जी से याद रखेंगे सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जिसका 40% है। ठीक है, तो ये जो दिया है, ये जो ऑर्डर है, ये उनके वेटेज के अनुसार है। ठीक है, पहला वाला 40% है, बाकी सारे 20%। ठीक है, ई से याद रखेंगे एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ई से और क्या याद रखेंगे, फिर एनर्जी यूज़। ठीक है, ये वाली एनर्जी ई से रिन्यूएबल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाला ई रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी यूज़ को। और पी से क्या है, पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्लाइमेट पॉलिसी की बात होगी, ना कि एनर्जी पॉलिसी की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ट्रिक कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में सब जीप से निकलते हैं इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, जीप में बैठ के जाते हैं सब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है, तो सब जीप में बैठ के जाते हैं। ठीक है, जीप में बैठ के जाते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपकी एक्यूरेसी 100% बनी रहे एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जीप जो है, जीप से जाएंगे क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस मेजर करने। ठीक है, जीप से जाएंगे क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस मेजर करने। जी से क्या है, जी से है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ये। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जी आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का होगा 40%। ठीक है, इसका 40% एंड रेस्ट ऑफ देम होल्ड 20% ईच। ठीक है, तो बाकियों का है 20% ईच। ठीक है, ई से क्या है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। फिर नेक्स्ट ई से क्या है, नेक्स्ट ई से है एनर्जी का यूज, एनर्जी यूज। ठीक है, और लास्ट में पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पॉलिसी को। कौन सी पॉलिसी, क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, क्लाइमेट पॉलिसी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। जीप से जाएंगे क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस मेजर करने में। जी से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ई से एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, नेक्स्ट ई से एनर्जी पॉलिसी, और लास्ट एनर्जी यूज सॉरी, और लास्ट ऑप्शन लास्ट पी से क्लाइमेट पॉलिसी। पी से पॉलिसी तो क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, तो किस कंट्री ने अनाउंस किया है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, प्रोस्पेरिटी गार्डियन किस कंट्री ने अनाउंस किया है, आपको ये बताना है। ये एक ऑपरेशन है, अभी इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है फ्रांस ने, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम ने, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और लास्ट ऑप्शन है कनाडा ने। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऑपरेशन सी यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गार्डियन। ये क्या, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, ये क्या करेंगे, ये जो हाउती थ्रेट है रेड सी में। ठीक है, अभी आपको पता होगा इजराइल और गाज़ा के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, तो गाज़ा को सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया है, जो हाउती रिबेल्स हैं उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। जो भी रेड सी में जो भी मर्चेंट वेसल्स आ रहे हैं या जो भी कंट्री के वेसल्स आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग खूब अटैक करेंगे अनलेस जो है इजराइल अपने ऑपरेशंस, जो भी गाज़ा में ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको सस्पेंड नहीं करता, तब तक जो है हाउती थ्रेट बना रहेगा रेड सी में। ठीक है, तो इसी हाउती थ्रेट को डील करने के लिए रेड सी में यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया है मल्टीनेशनल टास्क फोर्स, जिसका नाम होगा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी होंगी, इसमें नेवीज होंगी किसकी, बहरीन की, कनाडा की, फ्रांस की, इटली की, नीदरलैंड्स की, नॉर्वे की, सेशल्स की, स्पेन की और यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, इसमें इंडिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपसे
स्टेटमेंट बेस पूछ ले कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा स्पॉन्सर्ड है या इनिशिएटिव जो उनके द्वारा है, क्या उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है? तो आपको याद रखना है इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है, इंडिया नहीं है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि रेड सी जो है वहाँ पे हाउती थ्रेट है, इसको डील करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे ये? तो आप जानते हैं वर्ल्ड के गार्डियन कौन बने हुए हैं आजकल, ठीक है। आजकल क्या मतलब, कोल्ड वॉर के बाद से ही, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ही यूनाइटेड स्टेट्स बने हुए हैं गार्डियन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो पिताजी बने हुए हैं सबके, और बीच बीच में जो चाइना है चाचा जी, इनको दिक्कत करते रहते हैं, ठीक है। तो खैर चाइना का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो वर्ल्ड के पापा हैं, वर्ल्ड के पिताजी हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, गार्डियन है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो जो वर्ल्ड के गार्डियन है यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने ही लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ठीक है। गार्डियन से आप याद रखिए, गार्डियन कौन है? तो गार्डियन है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। गार्डियन कौन है वर्ल्ड का? तो यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो पापा जी यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, किसको डील करने के लिए? हाउथी थ्रेट्स को डील करने के लिए रेड सी में, ठीक है, रेड सी में। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका पार्ट अभी नहीं है, अगर आगे होता है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है साथियों। याद रखिएगा ये वाली ट्रिक। कौन है गार्डियन? तो यूनाइटेड स्टेट्स है गार्डियन हमारे लोग के, ठीक है। तो उन्होंने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो है लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच डिजीज हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बाय WHO, ठीक है। तो WHO ने किस डिजीज़ को रिकॉग्नाइज किया है एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। तो कुछ ट्रॉपिकल डिजीजेज होती हैं, ट्रॉपिकल डिजीजेस कौन सी होती है? जो ट्रॉपिक्स में होती हैं, ठीक है। ट्रॉपिक जानते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये वर्ल्ड है हमारा, मतलब अर्थ है हमारा, बीच में इक्वेटर है, यहाँ 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 ऑफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो है इन इन एरिया के बीच जो डिजीज़ेज होती हैं, जो भी नेगलेक्ट की जाती हैं, उनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आपको ये बताना है कि WHO ने किस डिजीज़ को कंसिडर किया है, इंक्लूड किया है, रिकॉग्नाइज किया है एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ट्यूबरोक्लोसिस, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है नोमा, और लास्ट ऑप्शन है डेंगी, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है डेंगी, थर्ड ऑप्शन था नोमा, सेकेंड ऑप्शन था मलेरिया, और पहला ऑप्शन था आपके लिए ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है। तो आपको बताना है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में किसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोमा, ठीक है, कैंक्रम ओरस, ठीक है। तो नोमा को जो है WHO ने रिकॉग्नाइज किया है एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ठीक है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को जो है इंक्लूड किया गया है नोमा, किसको इंक्लूड किया गया है? तो नोमा को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये जो है सीवियर गैंगरस डिजीज़ है माउथ और फेस का, ठीक है। और जनरली कहाँ होता है? तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये पाया जाता है, जिसको काफ़ी इग्नोर किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा, इसके लिए ज़्यादा रिसर्च नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, ज़्यादा क्या कहते हैं, मेडिसिन नहीं है, जो भी मेडिकल केयर है अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो नोमा को इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिकल अवेलेबिलिटी नहीं है, मेडिकल एक्सेस नहीं है, फंडिंग नहीं है इसके लिए, इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए ये चीज़ इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो एन से नोमा है और एन से ही नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ठीक है। तो आप ऐसे थोड़ा सा लिंक कर लेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि नोमा जो है, नोमा डिजीज़ जो कि डिजीज़ है माउथ और फेस की, उसको इंक्लूड किया गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड एसिड अटैक केसेस फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा एसिड अटैक हुए थे 2022 में, ठीक है। एसिड अटैक सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुए हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, ठीक है। तो साथियों याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा एसिड अटैक्स हुए हैं, ठीक है। पता नहीं कानून कहाँ रहता है यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे भी अगर ये बात हो रही है कि अभी भी एसिड अटैक जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब बहुत ही लैक्सिटी है हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, ठीक है। पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ भी हो, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि एसिड अटैक हुए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय बात है, डिप्लोरेबल स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है।
चलिए खैर, अपने पर्सनल इमोशन साइड करते हुए आपको ये याद रखना है कि वेस्ट बंगाल जो है इन्होंने टॉप किया है एसिड अटैक केसेस में फॉर 3rd ईयर इन अ रो। ठीक है, अच्छा देखिए 3 साल से हुआ जा रहा है, इनको पता भी होगा, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में आया भी है कि 3 साल से ये यही है, फिर भी कोई लगाम नहीं लग रही है। मतलब नेग्लिजेंस की भी हद होती है ना। 1 मिनट साथियों। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे साथियों कि वेस्ट बंगाल जो है उन्होंने टॉप किया है एसिड अटैक में। ठीक है, और किस लिए अटैक्स होते हैं, तो अगर मैरिज प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो एसिड अटैक हो जाता है। वाह, ठीक है। चलिए खैर, ज़्यादा इमोशनल हो गए यहाँ पे। तो खैर याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल जो है वो वहाँ सबसे ज़्यादा एसिड अटैक जो है हुए हैं। ठीक है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एसिड अटैक हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एसिड अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो वेस्ट में होते हैं, वेस्ट कंट्रीज़ में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, तो वेस्ट से वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एसिड अटैक्स हुए हैं। ठीक है, एज़ पर क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज स्मिशिंग एज मेंशन इन कॉशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्मिशिंग क्या है जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कॉशन किया है लोगों को। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ ट्रेडिशनल डांस है, सेकंड ऑप्शन है ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्कैम यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस, थर्ड ऑप्शन है अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और लास्ट ऑप्शन है अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन टेक्निक। ठीक है, तो स्मिशिंग क्या है, तो साथियों ये आपको समझ में ही आ गया होगा, ये ऑप्शन बी है। ये एक सोफिस्टिकेटेड स्कैम है यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स को ट्रिक किया जाएगा अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डाइवर्ज करने के लिए, रिवील करने के लिए। ठीक है, तो स्मिशिंग क्या है, स्मिशिंग विल यूज टेक्स्ट मैसेज टू स्कैम पीपल। ठीक है, याद रखिएगा किस कैसे होगा, तो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ये किया जाएगा। ठीक है, स्मिशिंग कैसे होगा, तो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ये किया जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें इस जानकारी में सिर्फ इतना ही था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अपॉइंटमेंट बेस्ड है, तो आपको बताना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज के लिए आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महेश्वर दयाल साहब को, सेकेंड ऑप्शन है रमेश कुमार साहब को, थर्ड ऑप्शन है अनुराग सिंह, और लास्ट ऑप्शन है नेहा शर्मा। ठीक है, इन चारों में से किसको डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज के पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है महेश्वर दयाल साहब को। ठीक है, तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं महेश दयाल साहब, जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स और करेक्शनल सर्विसेज की कमान मिली है, ये लीड करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज को। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, प्रिजन्स में भी जेल होता है ना, प्रिजन्स मतलब जेल होता है, तो जेल में भी दया दिखानी चाहिए। ठीक है, जेल में भी दया दिखानी चाहिए। ठीक है, दया से याद रखेंगे दयाल। ठीक है, दयाल कौन है, महेश्वर दयाल साहब। ठीक है, तो प्रिजन्स में भी दया दिखानी चाहिए, प्रिजन्स में भी जेल में भी दयालु होना चाहिए लोगों को। ठीक है, दया दिखानी चाहिए, तो दया से याद रखेंगे दयाल मतलब महेश्वर दयाल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन 2022 हाउ मेनी डेथ्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू टाइगर अटैक्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट में अभी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जिसके चलते ये रिस्पांस मिला था कि इतनी टाइगर अटैक्स हुई हैं, इतनी डेथ्स हुई हैं ड्यू टू टाइगर अटैक्स। तो हमको लगा ये थोड़ा सा डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है 2022 में कितनी डेथ्स हुई थी ड्यू टू टाइगर अटैक्स। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 85, सेकेंड ऑप्शन है 112, थर्ड ऑप्शन है 202, और लास्ट ऑप्शन है 45। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है रिलेटेड टू टाइगर अटैक डेथ्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों 112। ठीक है, 112 जो है डेथ्स हुई हैं इंडिया में ड्यू टू टाइगर अटैक्स इन 2022। ठीक है, तो यूनियन अफेयर्स मिनिस्टर आप थे जिन्होंने यादव जी, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो वो उनका नाम हम भूल गए थे। ठीक है, तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि जो टाइगर अटैक्स हैं वो उनकी वजह से 112 डेथ्स हुई हैं इंडिया में। ठीक है, 112 डेथ्स हुई हैं इंडिया में, और सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो है महाराष्ट्र में, 85 फर्टिलिटीज़ वहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो 112 डेथ्स हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 112 डेथ्स हुई हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, एक ये पासिंग इन्फॉर्मेशन है, बस ऐसे देख लीजिएगा, इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कम से कम 90% एक्यूरेसी तो आपकी मेंटेन रहे कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, क्लिक कर जाए कि 112 जो है
बताया गया था कि इतनी टाइगर डेथ्स हुई हैं इंडिया में, ठीक है। तो टाइगर अटैक होंगे तो 112 पे कॉल करेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कॉल नहीं करते हैं कि 112 कॉल करते हैं जो इमरजेंसी होती है, तो वैसे ही टाइगर अटैक में इमरजेंसी में 112 कॉल करते हैं, तो 112 डेथ्स हुई हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन द रिसेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्शन ऑक्शन विच स्टेट इमर्ज्ड एज टॉप परफॉर्मेंस बाय सक्सेसफुली रेजिंग ₹4,000 करोड़ ईच, ठीक है। तो अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी सिक्योरिटीज़ का ऑक्शन किया था, ठीक है। तो कौन सी वो दो स्टेट्स बनी हैं सबसे ज़्यादा रेस करने वाली 4,000 करोड़ जिन्होंने रेस किया है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑक्शन, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ऑक्शन करने के बाद वो कौन सी दो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने ये अर्जित किया है 4,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र एंड गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान एंड हरियाणा, ठीक है। तो इन चारों में मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 13 इंडियन स्टेट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ऑक्शन में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको ऑक्शन किया गया था। कितनी स्टेट्स ने किया था? तो 13 इंडियन स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसमें से जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो कौन थे? कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसमें से कौन थे? कर्नाटका और उत्तर प्रदेश जो थे टॉप पे थे। उन्होंने कितना रेस किया है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन? तो 4,000 करोड़ ईच उन्होंने गार्नर किया है, ठीक है। याद रखिएगा 4,000 करोड़ उन्होंने अर्जित किया है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऑक्शन से। उनकी ऑक्शन स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ थी उनकी बोली लगाई गई थी, ठीक है। और बोली में सबसे ज़्यादा जो अर्जित किया है वो कर्नाटका और उत्तर प्रदेश ने किया है। कितना 4,000 करोड़ ईच, ठीक है, 4,000 करोड़ ईच, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि 13 इंडियन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इन्होंने कलेक्टिवली कितना रेस किया है? 19,000 करोड़, ठीक है। लगभग 19,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने रेस किया है, ठीक है। इन्होंने कितना रेस किया है? तो 19,000 करोड़ रेस किया है, ठीक है। और टॉप परफॉर्मर्स इनमें से कौन थे? तो कर्नाटका और उत्तर प्रदेश इनमें से टॉप परफॉर्मर्स थे जिन्होंने 4-4 हज़ार करोड़ रुपए इंडिविजुअली रेस किया है, ठीक है। याद रखिएगा कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अवार्ड बेस्ड है। तो आपको ये बताना है किस फिल्म को गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड मिला है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। विच फिल्म सिक्योर्ड गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को मिला था आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन से पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ नोवेयर, सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ द फेरी फेरी, थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, और लास्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साथियों चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है। तो ये इजरायली फिल्म है, ठीक है, इजरायली फिल्म है जिसको अवार्ड मिला है गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है। तो ये कंपैशनेट इजराइल ड्रामा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इनको अवार्ड मिला है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को अवार्ड मिला है किसका? गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड, ठीक है। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किसको मिला है? नोबडी को मिला है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं टाइगर जो है किसी को नहीं, टाइगर लीव्स नोबडी, ठीक है, नोबडी, ठीक है, टाइगर स्पेयर्स नोबडी, टाइगर किसी को नहीं छोड़ता है, सबको खा जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, अगर इन केस आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एक्यूरेसी अपनी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। टाइगर स्पेयर्स नोबडी, ठीक है, टाइगर किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता मतलब नोबडी, ठीक है, नोबडी, ठीक है। तो टाइगर मतलब गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, टाइगर से याद रखेंगे। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किसको मिला है? तो नोबडी को, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा व्हाट इज द करंट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी इन 2022-2023, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर कृषि का जो है योगदान बताना है इंडिया की जीडीपी में 2022-2023 में, ठीक है। तो कितना प्रतिशत जो है इंडिया की जीडीपी में कृषि का योगदान है आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 12%, थर्ड ऑप्शन है 15%,
और लास्ट ऑप्शन है 20%। ठीक है, तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अपना डेटा लॉन्च किया था जिसके अनुसार ये 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन था जिसका योगदान था कि इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 15%। ठीक है, तो आप ये अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर, मेंस आंसर कहीं भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो है 15%। ठीक है, तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी ड्रॉप्ड फ्रॉम 35%। ठीक है, ये तो और अच्छा डेटा है कि ये कंपैरेटिव डेटा है। ठीक है, कंपैरेटिव डेटा अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करते हैं तो आपकी थोड़ी सी डेप्थ बढ़ जाती है आंसर की। ठीक है, तो 35% कितना था, 1991 में था, और अब कितना हो गया है, 15% हो गया है इन 2022-2023। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा 1990 में और 1991 में कितना कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का इंडियन जीडीपी में, तो 35% था। ठीक है, 35% ये कंट्रीब्यूशन था इंडियन एग्रीकल्चर का, जो कि रिड्यूस हो गया, डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया है, 15% हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, यहाँ से हमारा बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स का सेगमेंट शुरू हो रहा है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट नहीं हैं तो यहाँ पे आप वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं। आगे जो भी न्यूज़ होंगी वो स्पेसिफिकली फाइनेंस और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होगी। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर आप यहाँ पे वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा कि इंडिगो जो है वो पहली इंडियन एयरलाइन बनी है टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स अ ईयर। ठीक है, तो इंडिगो जो एयरलाइंस है वो पहली ऐसी एयरलाइन बनी है जो कि 100 मिलियन पैसेंजर्स कैरी की है एक साल में। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी इंडियन एयरलाइंस, कौन सी एयरलाइन है इंडिया में, तो वो इंडिगो। तो ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, तो वही एयरलाइन होगी जिसके नाम में इंडिया होगा, तो इंडी इनके नाम में ही है। ठीक है, जिनके नाम में इंडिया होगा वही तो एयरलाइन सबसे ज़्यादा लोगों को कैरी करेगी। तो उनके नाम में, किसके नाम में है, तो इंडिगो के नाम में है, इंडिगो, इंडिया। ठीक है, आई एन डी, देखिए इंडिया जो है आई एन डी का, इंडिया का आई एन डी इन्हीं के नाम में है, इंडिगो। ठीक है, तो ये इंडिगो बनी है पहली ऐसी एयरलाइन जो कि 100 मिलियन पैसेंजर्स ईयर कैरी करती है। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस नहीं है, आप वो मत कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, इंडिगो है। ठीक है, जिसमें इंडी लोग जाते हैं, इंडी लोग गो करते हैं, इंडी लोग जाते हैं, इंडी मतलब इंडिया के लोग गो करते हैं, इंडी गो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, सुजलॉन ग्रुप रिसेंटली साइंड अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद विच स्टेट रन एंटिटी फॉर क्रूशियल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़। तो सुजलॉन ग्रुप ने किस इंडियन स्टेट की जो एंटिटी है, इस इंडियन स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा आपको बताना है सुजलॉन ग्रुप ने किसके साथ ये एग्रीमेंट किया है, किस इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ ये एग्रीमेंट किया है ताकि जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल किया जा सके। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एसबीआई, सेकंड ऑप्शन है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, थर्ड ऑप्शन है आरईसी लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो एग्रीमेंट हुआ है, डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये आरईसी के साथ साइन हुआ है। ठीक है, आरईसी के साथ ये साइन हुआ है। क्यों? क्योंकि सुजलॉन ग्रुप है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर सोल्यूशंस है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर सोल्यूशंस है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर सोल्यूशंस है जो कि आरईसी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें क्या होगा कि रूरल एरियाज़ में जो है सुजलॉन ग्रुप अपने रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस और इनोवेशंस वहाँ पे इंस्टॉल करेगी। ठीक है, तो आरईसी लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, सुजलॉन ग्रुप की किसके साथ पार्टनरशिप हुई है, तो आरईसी के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा, कोई यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल बात या बहुत ही कोई मतलब कठिन बात नहीं है, बस याद रखिएगा कि सुजलॉन ग्रुप ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आरईसी के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो ऐसे याद रख लेगा, सुरेश। ठीक है, सुरेश। ठीक है, सुरेश। ठीक है, पूरी एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं है पर ये सुरेख है। ठीक है, तो सुरेश याद रखिएगा। ठीक है, सुरेश। ठीक है, सुरेश ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ के लिए किसने पार्टनरशिप की है, तो सुरेश ने की है। एसयू से क्या है, एसयू से सुजलॉन ग्रुप है, आरईसी से क्या है, आरईसी के साथ, जिसके साथ ये पार्टनरशिप की गई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने,
which fintech organizations have received final authorization from RBI to operate as payment aggregators? तो पेमेंट एग्रीगेटर्स का जो अप्रूवल है आरबीआई ने किन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रेजर पे एंड कैश फ्री, सेकंड ऑप्शन है ओपन एंड रेजर पे, थर्ड ऑप्शन है कैश फ्री एंड ओपन, और लास्ट ऑप्शन है रेजर पे कैश फ्री एंड ओपन। ठीक है, तो किन एंटिटीज़ को आरबीआई ने अप्रूव किया है एज पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेजर पे एंड कैश फ्री। ठीक है, तो रेजर पे और कैश फ्री को फाइनल अप्रूवल मिल गया है आरबीआई की तरफ से टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसको मिला है ये, तो रेजर पे एंड कैश फ्री को। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि पेमेंट एग्रीगेट कब होगा, जब रोज पे करेंगे। ठीक है, रोज कैश देंगे, सॉरी। ठीक है, रोज कैश देंगे तब पेमेंट एग्रीगेट होगा। ठीक है, रोज कैश देंगे तब पेमेंट एग्रीगेट होगा। ठीक है, रोज कैश देंगे, रोज से याद रखिएगा रेजर पे। ठीक है, रोज से रेजर पे थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब अलग सा है, पर लिंक होके ये याद रखा जा सकता है। ठीक है, रोज देंगे कैश। ठीक है, रोज देंगे कैश तो क्या होगा, पेमेंट एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रिक बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। पेमेंट एग्रीगेट हो जाएगा, पेमेंट एग्रीगेट हो जाएगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेमेंट एग्रीगेटर्स। और रोज कैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो दो एंटिटीज़ हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है आरबीआई की तरफ से। ठीक है, तो रोज कैश। ठीक है, रोज कैश देंगे तो पेमेंट एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, रोज से याद रखेंगे रोजर फ्री। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं रोजर फ्री, और कैश से है कैश फ्री। ठीक है, सॉरी रोज से याद रखेंगे रोजर पे, और कैश से याद रखेंगे कैश फ्री। ठीक है, रोज कैश देंगे तब पेमेंट एग्रीगेट होगा। ठीक है, रोज कैश देंगे, रोज कैश देंगे तो क्या होगा, तो पेमेंट एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेमेंट एग्रीगेटर्स, और रोज कैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज से रोजर पे और कैश से कैश फ्री। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो साथियों यहाँ पे आज का हमारा सेशन 21 दिसंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारी स्टैटिक चीज़ें पसंद आई होंगी, जो भी ट्रिक्स बताई गई हैं वो अच्छी लगी होंगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई शिकायत है, कोई भी गिला है, कोई भी शिकवा है, कोई भी क्रिटिसिज्म है, कोई भी आपके पास ऐसा आइडिया है जो कि हम अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथियों एक बात और, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज का अपना लिंक दे देते हैं, जिसमें हम रोज़ दो क्विजेस डालते हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आप यही सारी जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, जो हम आपको बताते हैं, उनको आप नाइट क्विज आता है, उसमें आप सॉल्व करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव और एकदम पक्का कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।